हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर टू के मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय वो करेंगे और अति लघु। और चैप्टर वन का एक मैंने लघु जो दीर्घ क्वेश्चन है वो तैयार किया है, लॉन्ग वाला, वो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम लोग। दूसरा चैप्टर कौन सा है? विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक, यानी विश्व में जो जनसंख्या है उसका वितरण कैसा है, यानी दुनिया में कैसे फैली हुई है, उसका घनत्व कैसा है कि कितनी, कहीं पर सघन बसी हुई है, कहीं विरल बसी हुई है, और उसकी वृद्धि कैसे हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये चीज़। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनसंख्या अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस टाइम दुनिया में जो जनसंख्या है, पहले चीन थी, अब कौन सी हो गई? भारत। उसके बाद चीन है, फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है इस टाइम? वो भारत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा मानव जमघट है? ये पूछ रहा है, सबसे बड़ा मानव जमघट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा है? ये भारत के आसपास का जो लगा हुआ क्षेत्र है ये। तो ये भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे इधर बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, चीन हो गया, जापान हो गया इधर, तो ये जितना भी ये पूरा कहलाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर मानव जमघट देखने को मिलता है तो वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखने को मिलता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। ये देश की बात नहीं कर रहा, ये बल्कि महाद्वीप की बात कर रहा है। तो महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसमें पाई जाती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अफ्रीका। जनसंख्या की आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये एशिया गलत लिख दिया है इसमें। सबसे छोटा जो महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पे, तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? वो है यूरोप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या महाद्वीप के अनुसार। ठीक, विश्व का सबसे विरल आबादी वाला महाद्वीप कौन सा? सबसे ज़्यादा विरल आबादी किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की, है ना। ऑस्ट्रेलिया की जो, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है आप देखोगे वर्ल्ड मैप में, इस टाइप से है। एक मिनट, इस टाइप से है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है बस इतनी क्षेत्र में है, पूरा खाली है। इधर आबादी है थोड़ी बहुत, पूरा खाली। क्यों? क्योंकि मरुस्थल है पूरा। ठीक है, तो सबसे विरल महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा? दक्षिण एशिया यानी भारत के आसपास के देश, यानी श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, है ना, और इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक, बांग्लादेश। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, यानी जिसमें कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डब्ल्यू थॉमसन ने दिया था। ठीक, जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था क्या थी? तो जनसंख्या संक्रमण की जो सिद्धांत है इसमें बेसिकली तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में अधिक जन्म होगा और अधिक जो मृत्यु होगी, यानी उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। दूसरे में क्या होगा? जन्म दर कम हो जाएगी, नहीं, दूसरे में क्या होगा? मृत्यु दर कम हो जाएगी और जन्म दर ऊंची रहेगी। ठीक है, तीसरे में क्या होगा? जन्म दर भी कम हो जाएगी और मृत्यु दर भी कम हो जाएगी। जब जन्म दर ज़्यादा होगी, पहली अवस्था में क्या, जन्म दर भी ज़्यादा होगी, मृत्यु दर भी ज़्यादा होगी, हमें जनसंख्या वृद्धि कम होगी। दूसरे में जन्म दर ज़्यादा होगी और लेकिन मृत्यु दर घटेगी, तो जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तीसरे में अवस्था आ जाती है, कम जन्म दर होती है और कम ही मृत्यु दर होती है, तो जनसंख्या फिर से कम होने लगती है। तो ये नोटिस ने, डब्ल्यू थॉमसन, इन्होंने बताया था जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक, और जनसंख्या संक्रमण की पहली अवस्था क्या है? पहली वही मैंने बताया था, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। दूसरी कौन सी होगी? उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। तीसरी होगी निम्न जन्म दर और निम्न ही मृत्यु दर। ठीक, तो ये हो गया दूसरे चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आंसर है वो।
अब दूसरा जो लेसन है उसके जो अति लघु वाले हैं, अति लघु, ये प्रश्न देख लेते हैं। अति लघु वाले में कितने, हमें एग्जाम में कितने वर्ड लिखने हैं? 10 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं लिख लिए हैं मैंने, 10 से थोड़े ज़्यादा लिख दिए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न कौन सा? लिंगानुपात किसे कहते हैं, यानी लिंग अनुपात। लिंगानुपात का सीधा मतलब है कितने पुरुषों पे जो मेल हैं, कितने पुरुषों पे कितनी फीमेल हैं, ठीक। ये सीधा मतलब है। इसका मतलब हुआ 1000 पुरुषों पे कुल महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है 943 है। इसका मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं दो राज्यों में जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। कोई किसी देश में जनसंख्या की जो वितरण है उस पर जलवायु बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अर्थात जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ जनसंख्या कम होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ भी जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ जलवायु मॉडरेट होगी। तो वही जलवायु के कारण इसमें बताने, जैसे राजस्थान में अधिक तापमान और गर्मी के कारण जनसंख्या कम और दूर दूर पाई जाती है, ठीक है, अधिक गर्मी पड़ती है। वहीं उत्तर प्रदेश में अनुकूल जलवायु उपजाऊ मृदा के कारण जनसंख्या ज़्यादा घनी और पास पास पाई जाती है, ठीक है। तो ये जलवायु के कारण हो गया। तीसरा है, विश्व में विरल जनसंख्या वाले देशों क्षेत्रों के नाम बताइए। विरल जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या बहुत कम है, तो या तो विश्व में जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ रही होगी वहाँ जनसंख्या बहुत कम होगी, या बहुत अधिक जो मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या कम होगी। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और, तो सबसे कम विरल जनसंख्या कहाँ होगी? जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। लेकिन विश्व में एक तीसरा क्षेत्र भी है जहाँ बहुत अधिक बरसात और उमस होगी, उस क्षेत्र में भी बहुत विरल जनसंख्या पाई जाएगी, खास करके जो विषुवतीय क्षेत्र है। तो विश्व में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाएगी। पहला है ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। निम्न तापमान के कारण क्या हो, जनसंख्या जो है बहुत कम पाई जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर अधिक तापमान और शुष्कता के कारण, है ना, जो ड्राइनेस होती ज़्यादा होती है, इसलिए जनसंख्या बहुत कम है। विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है, या जो विषुवतीय क्षेत्र जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत बारिश होती है और उमस इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों का रहना दूभर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्रों के विश्व में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के बारे में लिखनी है। जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक, जो भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं? एक तो जलवायु। जलवायु कैसी होगी, ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जलवायु जहाँ अच्छी होगी वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगी, जलवायु जहाँ हार्ड होगी, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र या मरुस्थली से, वहाँ जनसंख्या कम होगी। धरातल की बनावट, ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों में जनसंख्या कम होगी, है ना। जल की उपलब्धता, उपजाऊ मृदा, पेड़ पौधे जहाँ होंगे ज़्यादा, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या उस क्षेत्र में बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यदि 10 लोग रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर है ना, तो सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। 1 वर्ग किलोमीटर में 10 लोग रहते हैं, किसने में? 1 वर्ग किलोमीटर में, तो कितना हो गया जनसंख्या घनत्व? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ये 10 वर्ग किलोमीटर का है। अब इसमें लोग रह रहे हैं 1000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसका जनसंख्या घनत्व? कुल जनसंख्या कितनी है? 1000, कुल क्षेत्रफल कितना? 10 वर्ग किलोमीटर, यानी 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं जनसंख्या घनत्व। अगला है प्रवास या पलायन किसे कहते हैं? प्रवास या मतलब पलायन, जैसे अपने घर, जैसे काम के लिए लोग अपने शहर से दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दूसरे शहरों में जाकर जो बस जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, उसको प्रवास कहते हैं, ठीक। पलायन या जो प्रवास होता है, पलायन, इसके कारण क्या होते हैं? तो कारण इसमें एक तो पुल कारक होता है, पुल माने मतलब धक्का देने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है पुश कारक, यानी अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, ठीक है। जैसे अपने कोई शहर से, ये मान लो कोई शहर ए है और ये दिल्ली है, यहाँ काम के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा कारक हो गया? पुल कारक,
यानी आकर्षक, काम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जा रहा है ना, अच्छे रोजगार के लिए तो जा रहा है, तो क्या ये हो गया कौन सा कारक? पुल कारक। पुश कारक कौन सा होता है? पुश का मतलब धक्का देना। इसका मतलब मान लीजिए ये एक सिटी है और ये एक शहर है, यहाँ पर इस गांव में, इस सिटी में खूब झगड़ा हो रहा है इस गांव में, और एक ही सिटी है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, कोई बीमारी हो गई है ना, तो ज़बरदस्ती उसको मजबूरी में इस गांव को छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? पुश फैक्टर, है ना, यानी प्रतिकर्ष कारक। तो पुल कारक क्या उदाहरण? अच्छे रोजगार की आस में लोगों का दिल्ली मुंबई जाकर बस जाना। पुश कारक क्या होगा? किसी गांव या नगर में व्याप्त अनेक समस्याओं के कारण लोगों को कहीं दूर जाकर बस जाना। ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है दिए गए समय में, कोई दिया गया समय हो, जैसे मान लो 2023 से लेकर 2024 का समय, इस एक वर्ष के समय में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, इसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। जैसे वर्ष 2011 में भारत में 100 करोड़ थी, 2001 में, और 2011 में कितनी हुई? 121 करोड़। 10 वर्षों की अवधि में भारत में 21 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई। अंतर्राज्यीय प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास का मतलब जैसे हमने कहा था कि एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर जाके बस जाना। अंतर्राज्यीय का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बस जाना। जैसे उत्तर प्रदेश के श्रमिक क्या होते हैं? दूसरे राज्यों में जाके बस जाते हैं, ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। और दूसरा अंतर्राज्य, एक अंतर्राज्य और दूसरा होता है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर्राज्य एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य, और अंतर्राज्य का मतलब, अंतर्राज्य का मतलब क्या होता है? अपने राज्य के अंदर ही। तो अंतर्राज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, और अंतर्राज्य का मतलब राज्य के भीतर ही। जैसे अगर मान लो हरदोई नगर से कोई लखनऊ में जाकर बस जाए तो वो अंतर्राज्य कहलाता है। ठीक है। और अंतर्राज्य क्या हुआ? उत्तर प्रदेश जाके महाराष्ट्र में जाके बस गया। ठीक। अगला, जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से उपाय होते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं? जैसे परिवार नियोजन, देरी से शादी करना, गर्भ निरोधक उपाय, जागरूकता अभियान, जैसे बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के जो अभियान चलाए जाते हैं, और नए नए मनोरंजन के साधन का विकास करना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा इत्यादि, ये जनसंख्या वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 2 के जो अति लघु वाले प्रश्न उत्तर है वो। अब पहले चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देख लेते हैं। दीर्घ उत्तर जो लॉन्ग जो क्वेश्चन लिखने को आएगा एग्जाम में, उसमें हमें 150 वर्ड लिखने हैं, और जो लघु उत्तर आते हैं उसमें 50 वर्ड लिखने हैं, और अति लघु में 10 शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये ठीक से ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल, मानव भूगोल के अर्थ तथा उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक। तो मानव भूगोल का अर्थ क्या है? मानव तथा उसके आसपास के वातावरण, एक मिनट, मानव भूगोल किसको कहते हैं? मानव तथा उसके आसपास के वातावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहलाता है। मनुष्य, जैसे मनुष्य और उसके आसपास का जो वातावरण है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच होने वाली जो अंतर क्रियाएँ हैं उसका सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है। तो उसके आसपास का वातावरण कैसा होता है? भौतिक वातावरण भी हो सकता है, सांस्कृतिक वातावरण। भौतिक वातावरण जैसे जलवायु, जल की उपलब्धता, है ना, धरातल कैसा है, ठीक है, मृदा कैसी है। सांस्कृतिक वातावरण जैसे समाज कैसा है, उस क्षेत्र में धर्म कैसा है, संस्कृति कैसी है, क्या भाषा है। ठीक। तो इन सब से जो मनुष्य आपस में अंतर क्रिया करता है। रेड जेल ने कहा भी है कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल मानव तथा उसके वातावरण के अंतर संबंधों, आपस में जो संबंध है उसका अध्ययन है। अब विशेष क्षेत्र की बात करते हैं तो विशेष क्षेत्र, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र क्या है? सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, बस्ती भूगोल, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल,
गणितीय और सांख्यिकी भूगोल, क्योंकि जो भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण, ये सारी चीज़ें आएंगी, है ना। समाज की बात जिसमें करेंगे तो वो सामाजिक भूगोल हो जाएगा। अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कैसे कृषि की होगी, क्या उद्योग होगा, तो वो आर्थिक भूगोल हो जाएगा। बस्ती कैसे होंगी, ग्रामीण बस्ती होगी या शहरी बस्ती होगी, तो बस्ती भूगोल हो जाएगा। पर्यावरण भूगोल, आसपास का पर्यावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, हवा साफ़ है गंदी है, तो पर्यावरण भूगोल हो जाएगा। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल, भाई धर्म कैसा है वहाँ पे, संस्कृति कैसी है, तो सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा। राजनीतिक भूगोल, जो ये बताए कि उस पर्टिकुलर देश की राजनीति क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, किन देशों में युद्ध हो रहा है, किन देशों में युद्ध हो सकता है, वो राजनीतिक भूगोल हो गया। ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल क्या होता है, जिसमें जो पास्ट में कोई घटनाएं हुई हैं, है ना, जैसे पास्ट में पृथ्वी कैसे निर्माण हुई, ठीक, या किन देशों के बीच में युद्ध हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है, कैसे मनुष्य एक स्थान से पास्ट में दूसरे स्थान पर गया, तो ये सब किस में आएगा, ऐतिहासिक भूगोल में। गणितीय और सांख्यिकी भूगोल क्या होता है, इसके अंतर्गत जो गणितीय मॉडल होते हैं, है ना, गणित के जो जैसे मान लो बस्ती भूगोल है, बस्ती भूगोल में कहीं पर नगर बसाना है, तो नगर बसाने के लिए प्लानिंग करेगी, प्लानिंग चाहिए होगी, है ना, प्लान करके तो नगर बसाएंगे, तो उसमें जो मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हमें प्लान करना है, तो वो किससे आएंगे, गणितीय भूगोल और सांख्यिकी भूगोल से वो मॉडल आएंगे। तो इसमें इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र हो जाता है, वो सारा ही हो जाता है। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें, अति लघु में है तो ऐसे ही चित्र बना देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर लघु भी आया तब भी इतना ही चित्र बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विस्तृत क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो पूरा ये बना के चित्र इसमें थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। मानव भूगोल की शाखाएं की अगर बात करें, तो मानव भूगोल की शाखाएं वही हैं जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, इसी के बारे में ऐसे ही लिख देंगे। तो मानव भूगोल की शाखाएं में अगर क्वेश्चन आता है ये वाला, तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र चाहे लघु है तो वही चार्ट बना देंगे, थोड़ा विस्तृत है तो पूरा लिख देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन मैं कर रहा था लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग ये कर लीजिएगा इसमें तैयार, ठीक।